हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और बिल्कुल आसान भाषा से कवर कराऊंगा। सभी चीजें कवर होंगी दोस्तों। आप जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए देख रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि सभी का जो सिलेबस होता है क्लास 12 का वो सेम होता है और इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें इसमें कवर हुई है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। 100% पैटर्न पे स्टिक रहूंगा, कोई फालतू की चीजें नहीं होगी। जबरदस्त तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करते हैं। तो देखिए, फैराडे का एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे दोस्तों। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ लूप दिए गए हैं आपको। तो लूप क्या कहते हैं सर? ये सब लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे गए हैं। तो जो लूप आपका ए है, डी है, एफ है और जी है, ये क्या कर रहा है? करंट इंड्यूस कर रहा है लूप में। करंट मतलब लूप में क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है। बिकॉज किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से। और ये इस वजह से भी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से भी हो सकता है। और ये किस वजह से हो सकता है सर? दिस कैन बी ड्यू टू मूवमेंट होने की वजह से होता है, यानी कि लूप का मूवमेंट होने की वजह से भी और उसके एरिया के चेंज करने की वजह से भी हो सकता है। ये इसमें मतलब करंट इंड्यूस हो सकता है। और अगर लूप जो आपका बी सी ई है, रेस्ट पे है, तो इसमें क्या होगा? कोई भी करंट जो दोस्तों इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है और लूप दोस्तों क्या है? स्टेशनरी, यानी कि ठहरा हुआ है, रुका हुआ है रेस्ट पोजीशन पे। तो इसलिए इसमें कोई भी दोस्तों क्या होगा? करंट इंड्यूस नहीं होगा और एरिया भी इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीजें थी, देखा हमने दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड में लूप को रखे कैसे, मतलब उसमें इंड्यूस हुआ करंट और जो रेस्ट में थी नहीं हुआ। और यहाँ पर एक और चीज देखते हैं दोस्तों, जैसा कि किसी कॉइल के पास है, फिर यहाँ पर दोस्तों रिंग है, उसके पास हम लेके जाते हैं मैग्नेट को, जैसा कि बार मैग्नेट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो कोई मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे इसमें कुछ वेलोसिटी वी दे दी गई है, तो उसके पास ले जाएंगे, आगे पीछे कुछ भी करेंगे, मतलब जैसे मूवमेंट होगा उसमें वेलोसिटी है, तो करंट इसमें दोस्तों उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये चीज थी। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं इसको हम। क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सर? काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास करती हैं एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, और ये हमको बताती हैं आइडिया ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी का। ये जो स्केलर होता है और इसकी SI यूनिट दोस्तों टेस्ला होती है, CGS में गॉस कहते हैं इसको हम। ठीक है, और फाई को हम लिख सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को बी डॉट वी वेक्टर डॉट ए बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर जो थीटा है आपका, ये एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच की एंगल है, और 1 वेबर होता है आपका 10⁸ मैक्सिमल। और अगर बी यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो फाई हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। और अगर दोस्तों ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, एक्स आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में फिर एरिया के साथ में ए से लेकर जेड कैप तक, तो फिर क्या होगा सर? ये तो ये क्या हो जाएगा कि तो फिर यहां पर हो जाएगा फाई आपका बी एक्स ए एक्स, बी वाई ए वाई, बी जेड ए जेड। और सर फ्लक्स किसी सर्कुलर लूप में अगर हम देखें, तो यहाँ पर लेंथ जो है बहुत बहुत ज्यादा होगा रेडियस से, यानी कि ये लेंथ है दोस्तों इसकी। यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं आपको, इसे थोड़ा सा पतला इसी में दिखा देंगे। तो ये एल हो गया, तो ये एल है दोस्तों, ये भी कुछ एल लेंथ की है। ठीक है, तो और रेडियस कुछ उसका आर ही होगा, मतलब अगर इधर से भी लेते हैं पूरा अगर ले लेंगे तो भी आर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, लेंथ तो बहुत ज्यादा है, तो फाई हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल पाई आर स्क्वायर। और डॉट जो होता है दोस्तों वो आउटवर्ड दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, और क्रॉस जो होता है वो इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ, डॉट आउटवर्ड बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज या फिर आउट ऑफ द प्लेन कह सकते हैं आप इसको। अगर फाई वेरिएबल है और कांस्टेंट है तो क्या होगा? वेरिएबल है दोस्तों, क्या होगा? फाई वही इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी करंट होगा पर जीरो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, इतना पक्का है। और वी वेरी करेगा, टाइम वेरी करेगा और थीटा चेंज हो सकता है। और इंड्यूस करंट हो रहा है तो दोस्तों लॉ है कई मैग्नीट्यूड के लिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है? फैराडे लॉ है। डायरेक्शन के लिए दोस्तों क्या है? लेंज लॉ है। और अगर कांस्टेंट है तो ये बी ए कॉस थीटा ही रहेगा, कोई इंटीग्रेशन नहीं, नॉर्मल है, तो इंड्यूस करंट जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेंज लॉ क्या होता है सर? तो लेंज लॉ होता है दोस्तों, ये क्या बताता है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की जो पोलैरिटी होती है या फिर उसका डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट हो रहेगा, इज सच दैट इट अपोज, वो क्या करेगा दोस्तों? इंड्यूस करंट जो अपोज करेगा किसको? जो मतलब जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ करंट है, वो अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसको ये अपोज करेगा, जिसने उसको क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, दैट प्रोड्यूस इट, यानी कि जिसने पैदा किया उसी को आंख दिखा रहा है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अपोज द चेंज इन एक्सटर्नल फील्ड, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं। यही आपका दोस्तों क्या है? लेंज लॉ है। अब एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है। तो देखो, अगर एक्सटर्नल फील्ड आपका आउटवर्ड है, यानी कि डॉट है, आउटवर्ड इंक्रीजिंग है, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट हो जाएगा, और दोस्तों यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। और फिर क्या होगा? जो करंट हो जाएगा वो अपना इंड्यूस करंट होगा वो क्लॉकवाइज में चलेगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और एक्सटर्नल फील्ड अगर आउटवर्ड डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस दोस्तों आउटवर्ड इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। वही अगर एक्सटर्नल फील्ड आपका दोस्तों क्रॉस है, यानी कि क्रॉस क्या है? इनवर्ड है,
इनवर्ड है तो डिक्रीज इंक्रीजिंग है, और तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डॉट, यानी कि आउटवर्ड, और इंक्रीजिंग हो जाएगा, दोनों इंक्रीजिंग हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का खासा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर भी दोनों दोस्तों एक डिक्रीजिंग था एक इंक्रीजिंग था, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस हो रहा था। लेकिन अगर दोस्तों देखो दोनों इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस है ये डॉट है, यहाँ पर दोस्तों दोनों डॉट था तो हो रहा था, नहीं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कट कर देती थी एक दूसरे को ना, मतलब हाँ, तो ये एक्सटर्नल फील्ड है। अगर इनवर्ड है डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस जो फील्ड होगा वो इनवर्ड, क्रॉस में दोस्तों क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो आई इनवर्ड हो जाएगा क्लॉकवाइज में आपका, ठीक है। और अप मतलब एंटी, यानी ऊपर की तरफ जो रहा है एंटी, डाउन मतलब क्लॉकवाइज। तो ये चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पर वही सारी चीज लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ केस हैं, केस देखें तो देख लेते हैं क्या होता है केस सर। जैसे कि देखो यहाँ पर एक कॉइल है, रिंग है, मतलब कॉइल है, ठीक है। तो देखिए एक ऑब्जर्वर है हमारा जादू, दूसरा है मैं नैना। जादू और नैना, नैना देखो दोस्तों क्या थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, और जादू अपना थोड़ा सा डाउटफुल पर्सन है, थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं, बेवकूफ तो नहीं कह सकते उसको, पर थोड़ा सा मतलब कमजोर टाइप है। नैना लेकिन ब्रिलियंट है, स्मॉल एक्टिवर लड़की है, एक विजुलाइजर है। तो यहाँ पर साउथ से नॉर्थ पोल, यहाँ पर दोस्तों मैग्नेट है, यहाँ से नॉर्थ साउथ पोल। तो जादू दोस्तों जब इधर ले जा रहा है तो रिपल कर रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है दोस्तों, ड्यू टू इंड्यूस करंट यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, तो ऑब्जर्वर जो है नैना है, ठीक है। तो अगर हम देखो पहले थोड़ा सा डिफिनेशन पे आ जाते हैं, जो इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन ऑफ चेंज इन, जो मतलब जो बदलाव आएगा उसमें उसको हमेशा अपोज करेगा इंड्यूस करंट। अगर मैग्नेट को हम पास ले आते हैं कॉइल के, तो क्या होगा सर, अगर हम मैग्नेट को पास ले आते हैं तो क्या होगा सर, इफ द मैग्नेट कम क्लोजर, अरे यार, इफ द मैग्नेट कम क्लोजर, तो जो कॉइल है वो क्रिएट करेगा सिमिलर पोल को, तो सिमिलर पोल को क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, रिपेल करेगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैग्नेट उसके नजदीक आए, ठीक है। और नैना तो लेकिन ऐसा नहीं चाहती है। इफ द मैग्नेट मूव्स अवे, जैसे ही लेकिन उसको दूर लेके जा रहा है वो मैग्नेट जादू, तो क्या हो रहा है कि जो कॉइल है वो क्रिएट कर रहा है अपोजिट पोल को, मतलब अगर इधर साइड अगर इसका नॉर्थ है तो कॉइल जो है साउथ साइड मतलब वो क्रिएट कर देगा, ठीक है, अपोजिट में क्रिएट कर देगा उसका। तो अपोजिट में क्रिएट होगा दोस्तों, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा दोस्तों क्या होगा, लेकिन क्या होगा, इट डज नॉट वांट टू मैग्नेट लीव, मैग्नेट को छोड़ना नहीं चाहता, मतलब भाई साहब ना छोड़ना चाहता है ना पास आने देना चाहता है। तो यही यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन है इसकी, ठीक है। और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि जादू के रिस्पेक्ट में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, लेकिन नैना के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्लॉकवाइज फॉर्म होगा लूप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर आगे से देखें एंटी, अगर पीछे से देखें क्लॉक, ठीक है। केस 2, और यहां पर भी दोस्तों क्या वही, ठीक है, दिखाया गया है, मतलब साउथ नाउथ, अगर इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये क्रिएट कर दे रहा है तो रिपल करेगा, फिर ये दोस्तों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, ही दिखाया गया है केस 2 में भी सेम कंडीशन है। फैराडे लॉ ऑफ EMI तो बेस्ड होता है कुछ एनर्जी कंजर्वेशन पे, कौन कौन से मतलब कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है सर। लूप यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों, लूप लिखा गया है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो ये E इंस्टेंटेनियस हो जाएगा -d∅/dt, और E एवरेज हो जाएगा सर -Δ∅/Δt चेंज इन फ्लक्स, या फिर चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, और d∅ स्मॉल चेंज के लिए किसी इंस्टेंट पर जो हो जाएगा -d∅r/dt हो जाएगा, और एवरेज हो जाएगा जो करंट यहाँ पर I एवरेज हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई r∆t, और ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा dBA cos θ/dt, डेल्टा क्यों हो जाएगा -Δ∅/r, ठीक है सर। तो ये चीजें हैं। और अब फॉलिंग मैग्नेटिक थ्रू डिफरेंट कॉइल देख लेते हैं सर। जैसे यहाँ पर कॉइल के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है, मैग्नेट फॉल कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, इसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ है, साउथ पोल इधर की तरफ है। तो सर क्या होगा कि जो नॉन कंडक्टिंग और कॉइल विथ स्मॉल कट, यानी कि जो कॉइल है इसमें एक स्मॉल कट लगा दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, हेंस नो अपोजिंग। जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो कोई भी अपोज नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी, क्योंकि क्या होता था कि जो करंट क्रिएट होता था वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता था ना। तो यहाँ पर जब कुछ करंट नहीं फ्लो होगा दोस्तों, कुछ होगा ही नहीं, तो नो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और तब क्या होगा, मैग्नेटिक फॉल करेगा, मैग्नेट्स क्या हो जाएगा, फॉल करेगा विथ एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी से। और अगर कंडक्टिंग कॉइल हुई सर, कट आउट नहीं लगाए हैं तो कट आउट नहीं लगाए तो इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा सर।
क्या बात है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा तो क्या हो जाएगा, जो फॉल ऑफ मैग्नेट हो जाएगा दोस्तों वो रिड्यूस हो जाएगा और उसकी नेट एक्सेलरेशन दोस्तों क्या हो जाएगी, मतलब जो ग्रेविटी से मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं जी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ठीक। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे लकड़ी हो, मतलब आयरन हो सकता है और वुड हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, टूटा हुआ तार भी हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, कुछ भी हो, सब में क्या होगा दोस्तों, ईएमएफ इंड्यूस होगा इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, सभी में दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इंड्यूस होगा सभी में। रेल प्रॉब्लम की बात करें सर, रेल प्रॉब्लम, रॉड कोई लेंथ एल की रॉड है और विथ वी वेलोसिटी से यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे रेल चलती है पटरी पे वैसे ही समझ लो रेल हो गया और ये पटरी हो गई, तो ऐसा ही कुछ है रेल प्रॉब्लम, इसके लिए इसका नाम दिया गया है। थोड़ा सा इसको मोटा करेंगे, रेट पे चलेंगे। और इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा सर इसमें, तो हो जाएगा बी वी एल, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी, एल लेंथ है, करंट हो जाएगा ई बाई आर, ई क्या है सर, ईएमएफ है, आर रेसिस्टेंस है सर। उसके बाद हम ई को यहाँ पर हम लिख सकते थे बी वी एल, तो ई की जगह पर हम बी वी एल रख देंगे, बाकी आर तो है ही, अपना डिवाइड में आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आर आई इज इक्वल टू बी वी एल बाई आर। एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें सर, तो एक्सटर्नल फोर्स होता है एफ एक्सटर्नल, जो हो जाएगा एफ एम बी आई एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी के बराबर हो जाएगा, अब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। और पावर डिसिपेटेड जो होगा वो हो जाएगा एफ इंटू बी, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, एफ को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर एल स्क्वायर और वी को हम लिख सकते हैं दोस्तों वी। तो यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था, तो हम इसलिए वी स्क्वायर लिख देंगे और आर यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर एक देखने वाली ये बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, डॉट मतलब आउटवर्ड है, तो जो मेंटेन करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी वी को, एन एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एफ एक्सटर्नल जो लगेगा मस्ट भी अप्लाई होगा, कहां पर अप्लाई होगा सर, अप्लाई टू काउंटरैक्ट द मैग्नेटिक फोर्स पे। और हम रॉड पे देख लेते हैं क्या होगा सर, रॉड वही है, मतलब जैसे कोई एल लेंथ की रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आउटवर्ड है, तो ये जो इसके लिए हो जाएगा वी वी एल इफेक्टिव, तो इसको हम लिख सकते हैं वी इंटू एल, और यहाँ पर फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन जो हो जाएगा एफ ई, मतलब मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर किसी ईएमएफ की हम, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे सर, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा जो पाम है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और थंब क्या है दोस्तों अपना ईएमएफ बताएगा। तो अपने आप हाथ को क्या करो, प्लेस योर फिंगर अलोंग द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या करना है, अपने हाथ को लेके जाना है उधर की तरफ फील्ड के अलोंग, और फिर थंब को क्या करना है अलोंग द वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी उधर आप थंब को करिए, फिर पाम को आप हाई पोटेंशियल, फिर जो आपका पाम होगा वो आपको बता देगा कि मतलब जो क्या है कि हाई पोटेंशियल किधर है, आपको बता देगा वो। ठीक है, तो इससे हाई पोटेंशियल लेने की ईएमएफ का पता चल जाएगा, आप उसको अलोंग लेके जाइए, प्लेस करिए, फिर फील्ड आप जो है थंब को आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखिए, फिर आपका जो पाम होगा, सॉरी आपका जो थंब होगा वो बता देगा कि सर पोटेंशियल क्या किधर होगा, मतलब यानी कि ईएमएफ किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इससे पता लग जाएगी हमको। और कोई इंड्यूस ईएमएफ इन गिवन रॉड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर गिवन रॉड की बात कर रहे हैं सर, सो यहाँ पर एक रॉड दी गई है सर, कई सेगमेंट में इसको हम करके दिखा रहे हैं दोस्तों रॉड को, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ई इसका 0 है दोस्तों, ठीक है, और वेलोसिटी भी है इसमें ए एक्सेलरेशन के साथ में। यहाँ पर लेकिन दोस्तों एक वायर रख दिया गया है रॉड के उसमें, और उसमें करंट भी इंड्यूस हो रहा है, तो इसकी जो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू बी 2 पाई और लॉग ए प्लस ए बी, ए प्लस एल बाई ए, और यहाँ पर क्या है सर, ये इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी हो जाएगा, जो कि 2 पाई ए के बराबर होता है। रोटेशनल मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करें सर, तो ईएमएफ जो हो जाएगा ओ से लेकर बी पॉइंट के लिए हो जाएगा हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, और ईएमएफ ओ से ए तक के लिए हो जाएगा 1/4 वी ओमेगा एल स्क्वायर, और ईएमएफ ए से लेकर बी तक के लिए हो जाएगा 3/8 वी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है सर, और यहाँ पर कोई मतलब सेमी सर्कुलर भी कर सकते हैं दोस्तों जैसे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओ से लेकर के ए पॉइंट तक, ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, तो ईएमएफ जो होगा ए से लेकर ओ तक क्या हो जाएगा सर, हाफ बी ओमेगा 2r स्क्वायर। ठीक है सर, तो डिस्क की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रॉड, मतलब इनफाइनाइट रॉड कलेक्शन जैसा होता है ये, तो इसमें ई नॉट जो हो जाएगा, मतलब ई मतलब 0 से लेकर कोई रेडियस है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ओ है दोस्तों, अरे यार बन जा भाई, पॉइंट ओ है यहाँ पर, तो ये पॉइंट 1 है, और यहाँ पर मैं ए लिख दे रहा हूँ जैसे, तो ये मूव कर रहा है अगर किसी ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और
अलग अलग यहाँ पर रॉड्स में देख लेते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ईएमएफ जो हो जाएगा VL, और फिर इसके लिए हो जाएगा रोटेशनल के लिए ईएमएफ जो हो जाएगा हाफ V ओमेगा L स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों के लिए हो जाएगा E इज इक्वल टू BL V1 प्लस V2/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे सर। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोस्तों रियल और इंड्यूस हो सकती है। तो ये रियल जो आएगी वो चार्ज के रेस्ट पे होने की वजह से आएगी, ड्यू टू रेस्ट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, और वैसे हमने देखा था शुरू में पहले लेक्चर में तो क्या होता था, मतलब क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सिर्फ मूवमेंट में है, लेकिन चार्ज वगैरह रेस्ट पे भी रह सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी तो कंजर्वेटिव इसके जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ E.dl जो कि 0 के बराबर होगा, और ये क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करेगी, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और इंड्यूस में क्या हो जाएगा, ड्यू टू टाइम वेरिंग एम फील्ड, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन कंजर्वेटिव होगी, तो फाई हो जाएगा E.dl A.dv/t के बराबर हो जाएगी, और ये हमेशा क्लोज लूप को फॉर्म करेगी दोस्तों। इंड्यूस जो होगी कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि दोस्तों एक ऐसा सर्कल जिसका दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे अगर बहुत सारे सर्कल हैं तो इसका जो सेंटर होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। और यहाँ पर जैसे ये कंसेंट्रिक सर्कल है आपका एक, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इनसाइड रीजन अंदर की तरफ जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो ग्रेटर देन है स्मॉल आर से, तो क्या हो जाएगा सर, ई फर्स्ट के लिए हो जाएगा, जो फर्स्ट सर्कल के लिए ई जो E1 के लिए हो जाएगा R/2 हो जाएगा, और dv/dt, और वहीं आउटसाइड रीजन के लिए जो दोस्तों यहाँ पर क्या है, r इज ग्रेटर देन स्मॉल r है, वो E2 हो जाएगा R²/2r dv/dt के बराबर, और इंड्यूस ईएमएफ आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा 1/r, यानी कि दोस्तों क्या है, डिक्रीज कर रहा है। एसी जनरेटर क्या होता है सर? तो एसी जनरेटर क्या करता है सर, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर चालू कर जनरेटर, तो ये यहाँ पर दोस्तों मैग्नेट है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्बन ब्रश, कार्बन, मतलब इसके प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सिंपल सा है। और इसका फाई जो होता है वो होता है NAB, N है टर्न एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, cos थीटा एंगल बता रहा है, और थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर होता है। तो E इज इक्वल टू BAN ओमेगा साइन थीटा इसका एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा, मेन फॉर्मूला सर। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस मतलब दोस्तों नाम से पता चल रहा है सेल्फ, यानी खुद ही, मतलब वो, मतलब आज के जमाने में ज्यादा उतना कोई लॉयल थोड़ा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए बोल रहा मैं अकेले ही रहूंगा भाई साहब। ठीक है, तो इसने इसने खुद को चुना यार मेरी तरह। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम L से डोनेट करते हैं, तो ये हो जाता है जो खुद ही इंड्यूस हो, आप कह सकते हैं एक तरीके से। L हो जाएगा जो कि μ0n²/AL, μ0n²/AL, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू μ0n²A/L लिख सकते हैं इसको हम। और E जो हो जाएगा, मतलब वही सिंपल सा है ना, तो ये अकेले रहता है मेरी तरह। और E इज इक्वल टू -L/di/dt हो जाएगा। फाई जो हो जाएगा इसमें फ्लक्स हो जाएगा L इंटू करंट इंटू इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो जो इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और यहाँ पर N दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, यहाँ पर ये L जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/L, N यहाँ पर जब कांस्टेंट रहेगा तब। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही थी यहाँ पर। यूनिट इसकी हेनरी होती है, जो कि S से हम डिनोट करते हैं, H लिखते हैं, इसको खतरनाक बना दिए सर। यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, H से डिनोट कर रहे हैं। और फाई जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा, तो LI मतलब फर्स्ट इंडक्टेंस, फर्स्ट करंट इज इक्वल टू सेकंड इंडक्टेंस ड्यू टू सेकंड हो जाएगा, मतलब L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2। ठीक है, और ये चीजें हैं दोस्तों। और एनर्जी स्टोर होगा किसी इंडक्टर में, तो क्या हो जाएगा, वो होता है सर E इज इक्वल टू हाफ LI², जिसको हम लिख सकते हैं B0 AL/2π0। एनर्जी जो यहाँ पर स्टोर हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा V0²/2 μ0। तो ये सारी चीजें थी जो हमने देखा सर। और इंडक्टर यहाँ पर दोस्तों ये आपका इंडक्टर है, और रेजिस्टेंस आपका कुछ, अरे भाई क्या बताऊं यार, अरे नहीं होता था रजिस्टर तो जानते होंगे, रजिस्टर है आपका, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, फिर ये एक बड़ा एक छोटा बैटरी, ये सब मतलब कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं दोस्तों। और चार्जिंग ऑफ इंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों का T टाइम पे दोस्तों 0 है, तो ये जो इंडक्टर है ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा।
और फिर सी पे जो सिंपल वायर की तरह, तो ये जो हो जाएगा वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वी आर जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और वहीं अगर दोस्तों टी टाइम किसी स्टेडी स्टेट में है तो हो जाएगा सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा और सी ओपन वायर की तरह। तो यहाँ पर वी एल जो होगा जीरो का बराबर हो जाएगा, वी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई और करंट हो जाएगा ई बाई आर। तो जो मैक्सिमम इंड्यूस हो जाएगा वो जाएगा हाफ एल ई बाई आर स्क्वायर। कैपेसिटर और इंडक्टर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, उसका ये ग्राफ है, कुछ ग्राफ बेस भी क्वेश्चन बनता है नीट में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा टोटल क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी ग्राफ बेस क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इसके लिए हो जाता है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई माइनस टी बाई आर सी, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। टी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इनफाइनाइट पे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये चार्ज और टाइम के बीच का दिखाया गया है। टाउ पर कोई आरसी है दिखाया गया है ना दोस्तों, यहाँ पर 63% पे क्यू नॉट कितना हो जाएगा। और इंडक्टर दोस्तों आपका जो है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट एल माइनस वही सेम हो जाएगा टी एल बाई आर हो जाएगा। इसके लिए थीटा टाइम पे इनफाइनाइट और आई नॉट पे करंट क्या हो जाएगा, इसके लिए टाउ हो जाएगा एल बाई आर टाइम और यहाँ पर करंट के बीच में दोस्तों बनाया गया है ग्राफ है। ग्राफ ऑफ इंडक्टर देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज इन करंट दोस्तों डी आई बाई डी टी वर्सेज टाइम के बीच में ग्राफ जो हो जाएगा, तो डी आई डी टी बाई टाइम के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनने को देखने को मिलेगा आपको। और इसका डी आई बाई डी टी जो होता है वो ई बाई एल ई माइनस टी बाई टाउ के बराबर होता है। और अगर हम देखें दोस्तों वी आर वर्सेज टाइम के देखें तो इसका ग्राफ आपको कुछ इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है जैसे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वी आर इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस टी टाउ बाई आर। और वी एल वर्सेज टाइम का अगर देखें हम तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट, मतलब सॉरी कैपिटल ई और स्मॉल ई माइनस टी बाई टाउ। करंट इंडक्टर में करंट फंक्शन ऑफ टाइम पे देखे तो कुछ ऐसा होगा, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ इंडक्टर के लिए। और जो यहाँ पर आई है वो क्या है आपका ई बाई एल इंटू टी है। एल आपका देखो इंडक्टर देख रहे हैं, अभी क्या है स्विच क्या है दोस्तों ओपन है और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की अगर हम बात करें सर, ये हो जाएगा सीरीज कम्बिनेशन में आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सीरीज में करंट सेम रहता है दोस्तों और चार्ज सेम रहता है, कह सकते हैं करंट वही। तो एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू, पैरेलल में आपका हो जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है वोल्ट सेम रहता है। वन बाई एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन एल वन प्लस एल टू हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोस्तों म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा होता था। म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक पे होते हैं। म्यूचुअल मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल के बीच में अकेले म्यूचुअल नहीं हो सकता। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस दोस्तों उसे किसी की जरूरत नहीं, जैसे मुझे किसी की जरूरत नहीं, मतलब है यार ऐसा कोई नहीं, कितना भी कह लें लेकिन होता है। ए चेंज ह्यूमन है, अ चेंज इन नेचर, मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, जहां पर क्या होगा चेंज होगा करंट में एक दूसरे की वजह से। इन अ कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द अदर कॉइल, एक दूसरे की वजह से दोस्तों क्या होगा चेंज होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू फर्स्ट वजह से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड ड्यू टू फर्स्ट हो जाएगा म्यू नॉट एन वन एन टू आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर पाई बाई टू एक्स क्यूब। रेसिप्रोसिटी थ्योरम देखें दोस्तों, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट ऑन सेकंड ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वही फर्स्ट ऑन सेकंड हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑन सेकंड इनटू करंट ऑफ सेकंड, और टू के लिए वही हो जाएगा। फिर ईएमएफ भी आपका दोस्तों फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों का वही हो जाएगा, मतलब वही चीज़ें चेंज करके लिखते रहेंगे। कपलिंग फैक्टर दोस्तों क्या होता है इसमें, के से ज़्यादा होगा यहाँ पर, मतलब इक्वल और ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन जीरो जो होगा दोस्तों क्या होगा के से क्या होगा ज़्यादा होगा, मतलब के जीरो से ज़्यादा होगा, ठीक है। और एम जो होता है यहाँ पर क्या है, के इज इक्वल टू अंडर रूट एल वन इंटू एल टू, और एल वन एल टू दोस्तों बहुत ही क्लोज रहेंगे किसके, के, ठीक है। के कोई कांस्टेंट है यहाँ पर। और तो आगे हम बढ़ सकते हैं सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाता है सर, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर अगर हम देखें दोस्तों क्या हो जाएगा, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो अगर सेम ऑर्डर में है दोनों तो हो जाएगा सबको ऐड करके प्लस टू कर देंगे, फिर ये हो जाएगा अपना एल वन प्लस एल टू प्लस टू अंडर रूट एल वन एल टू। और दोस्तों अगर अपोजिट ऑर्डर में है तो माइनस कर देंगे इसको टू, तो ये हो जाएगा एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन एल टू माइनस टू अंडर रूट एल वन एल टू। और डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर की बात करें तो डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर जो होता है वो होता है हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टी, जहां पर आई नॉट क्या है ई बाई आर है और टाउ आपका एल बाई आर है, जो हमने वहां पर देखा था ग्राफ में। तो कुछ ग्राफ इसलिए इसका ऐसा बन रहा है। और स्टोर्ड यहाँ पर जो हो जाएगा स्टोर्ड एनर्जी या फिर स्टोर्ड ईएमएफ, हाँ स्टोर्ड एनर्जी कर सकते हैं। और लॉस हो जाएगा एल वी स्क्वायर बाई टू आर वन का स्क्वायर। ईडी करंट क्या होता है सर, जैसे अगर किसी तार में करंट फ्लो करेगा तो उसे कहते हैं करंट, और अगर प्लेट में करंट फ्लो करेगा तो उसे हम ईडी करंट कहेंगे।
तो ईडी करंट दोस्तों आपको दोस्तों इसका एप्लीकेशन कहाँ का देखने को मिलेगा, एक तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन चेन में, ठीक है, ब्रेकिंग जो ब्रेक होता है, ब्रेकिंग तोड़ने वाला ब्रेक नहीं, रोकने वाला ब्रेक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, और इंडक्शन फर्नेस में, जो इंडक्शन फर्नेस होता है उसमें, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में देखने को मिलता है, और लास्ट में सर्किट कंसेप्ट आ जाता है। एग्जांपल के साथ एक देख लेते हैं सर्किट कंसेप्ट। इंडक्टर लगा हुआ है दोस्तों जिसकी इंडक्टेंस है 5 हेनरी, और ए से लेकर बी तक दोस्तों करंट इसमें 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो सर हम di/dt क्या हो जाएगा सर, 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट तो हम VA-L कर देंगे, तो di/dt इज इक्वल टू VB होगा, तो BA - VB कितना हो जाएगा 5, यानी कि VA-L था तो 5 × 2 जो कि 10 वोल्ट आ जाएगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो B लोअर पोटेंशियल पे होगा। एग्जाम्पल 2 में दोस्तों दिखाया गया ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल सडनली इंक्रीज व्हेन की इज जस्ट ओपन, जैसे कि तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच।